आपका बंटी भाग 12। बंटी की खामोशी के पीछे का सच। सवेरे देर तक की गहरी नींद भी बंटी के मन से मम्मी और डॉक्टर साहब का नंगापन ना उतार सकी। आंखें खुली तो मम्मी और डॉक्टर साहब जा चुके थे, पर नीम अंधेरे में लिपटे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे। जो कुछ उसने रात में देखा वह सच था, ऐसा हो सकता है। एकाएक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वह शीशी, जादुई शीशी, और खट से शरीर उस शीशी से जाकर जुड़ गए। उसे अच्छी तरह याद है, कल तो यह शीशी यहाँ नहीं थी, फिर कैसे आ गई, कब आ गई। और बंटी भैया, उसने जो जादू की शीशी सुंघाई तो बस राजकुमार का तो मगज ही फिर गया। और वह अपने बाप को नहीं पहचाने, माँ को नहीं पहचाने, और वह अपने को ही नहीं पहचाने। बंटी उछलकर भागा। बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे से मम्मी की आवाज़ आई। उठ गया बंटी, जल्दी कर बेटे, स्कूल को देर हो जाएगी। बंटी का मन हुआ 2 मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए, पर नहीं, मम्मी उसे पहचान लेंगी, कहीं चांटा ही ना मार दें तो। रात में मम्मी अपने को नहीं भूल गई थी। अमी और जोत तैयार हो रहे थे। उन्हें देखकर ही जाने कैसी तसल्ली मिली। उसने जोत का हाथ पकड़ लिया। वह उससे बोलकर, उसे छूकर अपने मन का डर भगाना चाह रहा था। कभी अकेले में डर लगे तो जोर जोर से बोलकर ही कैसी राहत मिलती है। अपनी आवाज़ ही कैसा सहारा देती है। तू इतनी देर से उठता है बंटी? देर नहीं हो जाएगी? जा, बाथरूम में गर्म पानी रखा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। जोत की बात, जोत की आवाज़, जोत का चेहरा, सबसे उसे बड़ी तसल्ली मिल रही थी। कल से ही उसे ऐसा लग रहा है, जब जब उसने जोत को देखा, जोत उसे हमेशा अच्छी लगी। जोत की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया, पर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, एक अजीब सा डर मन में समाने लगा। उसने खाली सूसू की, छींचू दबा गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहें। चेहरों का भी कैसा आश्वासन होता है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। मम्मी टोस्ट में मक्खन लगाकर दे रही हैं। डॉक्टर साहब सफ़ेद बुर्राक कपड़े में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी लॉन्ड्री में से निकल कर आए हैं। वे खाते भी जाते हैं और बार बार नैपकिन से हाथ और होंठ भी पहुँचते जाते हैं। पर बंटी है कि ध्यान न खाने पीने की चीज़ों पर है, न जोत और अमी की बातों पर। सामने बैठे टोस्ट को तरते हुए डॉक्टर साहब एक क्षण को उसे कपड़ों में दिखाई देते हैं, तो एक क्षण नंगे, एकदम नंग धड़ंग। मक्खन लगाते लगाते चाय के घूंट लेती मम्मी के भी मिनट मिनट में कपड़े उतर जाते हैं। एक बड़ा भारी सा रहस्य था जो उसे एकाएक ही पता लग गया है। जैसे पहले बड़ा डर गया था, फिर अजीब सी घिन छूटी, और अब गुस्से और घिन के साथ साथ इच्छा हो रही है कि बार बार उसी दृश्य को देखे। और फिर तो जैसे अजीब स्थिति हो गई उसकी। नहाने लगा तो अपने अंग को लेकर भी वैसी थ्रिल महसूस होने लगी। मन ही मन डॉक्टर साहब के साथ अपनी तुलना शुरू हो गई। बड़ा होकर वह भी ऐसा ही हो जाएगा, वह सोच रहा था। हाथ में लेकर देख रहा है, और भीतर ही भीतर एक अजीब सी सिहरन हो रही है। पहली बार उसे लग रहा है जैसे वह है, उसके भी कुछ है। क्लास में टेबल के सामने खड़ा होकर सर पढ़ा रहे हैं, और एकाएक बंटी के सामने सर के कपड़े उतर जाते हैं। एक अनंत सिलसिला। जोत कभी अपने रूप में और कभी मम्मी के रूप में सामने आती है। वह उसके फ्रॉक में से झांकने की कोशिश करता है। मम्मी जैसा तो कहीं कुछ नहीं है, शायद बड़े होकर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। और फिर सब जगह वही वही। पर सांझ घिरने के साथ साथ और सारी भावनाओं तो गायब ही हो गई। रह गई सिर्फ एक अपराध भावना, कुछ बहुत ही गंदा काम करने की अपराध भावना। क्यों आई मम्मी यहाँ? क्यों लाई उसे? आज 1 मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में? अब किस तरह पढ़ेगा वह? उसने कसकर उंगलियों का क्रॉस बनाया। नहीं नहीं, वह अब कभी नहीं सोचेगा इन बातों को। कितना पाप चढ़ा होगा आज उस पर। क्या करे वह? जैसे अजीब सी असहायता घिर आई उसके चारों ओर। और रात ही आते ही यह अपराध भावना भय में बदलने लगी। पता नहीं किसका भय,
कैसा भय, पर कुछ है जो उसे दबोचे जा रहा है। खाने की मेज पर बंटी, यह पुलाव लो बेटे, सलाद नहीं खाते, अरे ये तो बहुत फायदा करता है। तो मैं क्या दें अम्मी? बंसीलाल, आलू की सब्जी। ये क्या? ये सारे बाग के बर्तनों की खड़खड़, चम्मच प्लेटों की टकराहट, आसपास बैठे लोग और सब गडमड होकर जैसे एक अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही हैं। सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। आज बंसीलाल से कह दिया है, वह दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा। बरामदे की बत्ती भी जली होगी। फिर अमी है, जोत है, राजा बेटा मेरा। बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई हैं। बत्ती बंद करते ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया। भर ही नहीं गया, जैसे जम गया है। मन में आकर अंधेरा जम जाए तो कैसा लगता है, कोई जान सकता है? खट, मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ और बंटी की आंखों के सामने चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। और फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गईं। नहीं नहीं, रात भर बंटी किन किन लोगों के बीच भटकता रहा है, सब अनजाने अपरिचित चेहरे, अनदेखी जगह। वह कैसे आ गया यहाँ पर? ढेर सारे नंगे लोग बिल्कुल नंग धड़ंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर सूसू कर रहे हैं। वह भी नंगा होकर घूम रहा है। सूसू आई तो वहीं खड़ा खड़ा करने लगा। सूसू है कि खत्म ही नहीं हो रही। कितनी ढेर सारी सूसू है की है उसने। यह क्या, सूसू से सारा बिस्तर भीगा हुआ है? एक क्षण तो जैसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, और जब समझ में आया तो एक दूसरी तरफ के भय ने जैसे जकड़ लिया। भय नहीं, शर्म, सबके बीच नंगा हो जाने की शर्म। खिड़की के पार सवेरे होने के पहले वाली फीकी फीकी रोशनी फैल रही है। अब वह क्या करे? हाथ फेर कर देखा, सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं। उठकर कहाँ जाए? जैसे कपड़े बदले, बिस्तर बदले, सवेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा। जोत, अमी, डॉक्टर साहब, बंसीलाल, क्या कहेंगे सब लोग? क्या सोचेंगे? शर्म, दुख, गुस्सा और फिर आंसू, ढेर ढेर आंसू। अमी और जोत उठे हैं। जोत ने उसे आवाज भी दी, पर वह है कि सांस तक रोके पड़ा है। वे दोनों तो चले गए, पर वह कैसे उठे? बंटी, उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना? पर बंटी ज्यों का त्यों पड़ा है। वह नहीं उठेगा, आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उठेगा। जैसे वह सो नहीं रहा है, बस बिस्तर में जम गया है। मम्मी ने पास आकर रजाई उठाई तो उसने और कसकर आंखें मूंद ली। कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि बिस्तर सहित गायब हो जाए। अरे यह क्या? ओह, गुड मॉर्निंग किड्स। दरवाजे पर डॉक्टर साहब की आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। अमी जो तो चले भी गए, उसे देखने के लिए ही तो आए हैं। मम्मी ने जल्दी से उस पर फिर रजाई डाल दी। तुम जरा उधर चलो। और फिर उसे गीले कपड़ों के साथ ही ऊपर से नीचे तक अपने शॉल में लपेट दिया और उसके गीले बिस्तर पर रजाई ढक दी। बंटी को कपकपी छूट रही है, पता नहीं सर्दी से या डर से। मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक? अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलवा रही हैं। चेहरे पर ढेर ढेर परेशानी है। सूसू करके नहीं सोया था बेटा? रात में आया था तो बंसीलाल को क्यों नहीं जगा लिया? और बंटी ने कुछ नहीं बोला जा रहा। मन का सारा भय और आवेश केवल हिचकियों में फूटा पड़ रहा है। अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग? मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी। चुप हो जाए एकदम। और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी। तो फिर वही सीसी, वह भीतर तक कांप गया। नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसकी नजर नहीं उठ रही है। सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे सब चुप हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उसी की ओर देख रहे हैं। जैसे सबको मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सूसू कर दिया है। बिना देखे ही वह देख रहा है। मम्मी के चेहरे पर परेशानी है, डॉक्टर साहब के चेहरे पर उपेक्षा है, जोत के चेहरे पर दया और अम्मी के चेहरे पर शैतानी, चढ़ाने वाला भाव। टोस्ट सेंक सेंक कर देता हुआ बंसीलाल मुस्कुरा रहा है कि देखो इतना बड़ा बच्चा, और बस बंटी ही है कि बेहद बेहद शर्मिंदा, अपनी ही नज़रों में गिरा, सबसे तुच्छ बना, जैसे जैसे दूध की घूंट निकल रहा है।
दूध से ज्यादा आंसू की घूंट निकल रहा है। मम्मी परेशान हो होकर पूछ रही हैं और हाथ में वही जादुई शीशी जो बिल्कुल खाली है। तुमने शीशी खोली थी जोत? नहीं मम्मी, मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। अम्मी, तुमने तो नहीं गिराया बच्चे? नहीं। बिना मम्मी की ओर देखे बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया। गिराया हो तो बता दो बेटे। गिराया नहीं हो, मान लो गलती से गिर गया हो तो बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी। हम क्या सेंट लगाते हैं? बंटी, तुमसे गिरा बेटे? नहीं। पर बंटी को खुद लगा जैसे अम्मी की तरह दबंग ढंग से वह नहीं नहीं कर सका, और ये मम्मी है कि उसे ही घूरे जा रही हैं। जोत और अम्मी को क्यों नहीं घूरती ऐसे? एक मैं ही तो हूँ फालतू, पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा। एक डर है कहीं ये शीशी ही नहीं बोलने लगे। मैं बताती हूँ असली चोर। कल जब पीछे के मैदान में उड़ेल कर ढेर सारी मिट्टी ऊपर से डालकर हाँफता हाँफता वह आया था, तो ठीक सिनेमा में देखे कार्टून फिल्म की तरह वह शीशी के हाथ पैर आंख नाक निकल आए थे और वह बड़ी देर तक उसके आगे पीछे नाचती रही थी। कमाल है, सारी की सारी शीशी उलट गई और कमरे में कहीं खुशबू का नाम तक नहीं। तुम लोगों ने नहीं गिराई? बंसीलाल ने सफाई करते करते समय नहीं गिराई? गिरती तो सारा कमरा गमक जाता। कहाँ गया सारा सेंट? यह तो कैसे कोई जादू हो गया। जादू? जादू शब्द से ही जैसे एक बार ऊपर से नीचे तक फिर से एक सुरसुरी सी दौड़ गई। बंटी ने दोनों हाथों को कसकर कुर्सी पकड़ ली। शेव करने के बाद तौलिए से मुंह को खूब जोर जोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे छोड़ो अब, इतवार के दिन क्यों सवेरे सवेरे यह पचड़ा लेकर बैठ गई? जो हुआ सो हुआ, और मंगवा लेंगे। मंगवाने की बात नहीं है, पर आखिर जा कहाँ सकती है? मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही हैं। स्वर में खीज और परेशानी है और चेहरे पर जैसे कोई गहरी चिंता उभर आई है। कहा ना, फॉरगेट अबाउट इट। डॉक्टर साहब ने मम्मी का कंधा थपथपा दिया। एक सेंट की शीशी ही तो पलट गई है ना, कोई दुनिया जहान थोड़ी ना उलट गया। तुम्हारी दी हुई चीज थी, बुरा नहीं लगेगा? सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया। मुंह? हाँ, तो इसलिए परेशान हो रही थी मम्मी। और इसके साथ ही भय की जगह एक संतोष जागा और एक नजर मम्मी की जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई। यह भी डॉक्टर साहब ने ही पहनाई थी। शादी का सारा दृश्य फिर आंखों के सामने घूम गया। मन में फिर कहीं कुछ कुलबुलाने लगा। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को 2 कमरे और एक बरामदा है। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यहीं रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंभे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 बच्चे बस। बंटी बरामदे के कोने में बस्ते के ऊपर बैठा हुआ बस की राह देख रहा है। बरामदे की बेंचें रोगियों से भरी हैं। 2 एक जमीन पर बैठे हैं। बंटी खड़े कौतूहल से उन्हें देख रहा है। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं। यहाँ से बंटी को वे भी दिखाई दे रहे हैं। शायद रोगी बारी बारी से अंदर जाते हैं। कैसे देखा जाता है रोगियों को? कैसे पता चल जाता है कि किसको क्या बीमारी है? नहीं है हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई। इस देश के लोगों को तो 3 भी नहीं, कुल 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने की कमी, कपड़े की कमी, जगह की कमी, नौकरियों की कमी। पौ पौ। बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊंगा गाड़ी में? घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुंच जाओ। ना किसी से बोल सको ना कुछ। बस बस में कितना मजा आता है। गाड़ी में तो मैं शाम को घूमता हूँ, पर भीतर से कोई बोल रहा है, झूठ झूठ। नहीं बेटे, बच्चे लोग यहाँ सोएंगे। एक कमरा भरता है और ढह जाता है। फिर एक कमरे में जैसे तैसे ठुसा हुआ सामान, अपने घर का सामान, उदास उदास सा, और उतना ही उदास उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच खड़ा दिखाई देता है। कहीं कोई और कुछ न पूछे इसलिए बंटी बाहर सड़क की ओर देखने लगता है। अचानक फूफी की याद आ गई। झूठ बोलने से भगवान के घर बड़ी कड़ी सजा मिलती है बंटी भैया। चोरी करने से पाप लगता है। वह कितना झूठ बोलने लगा है आजकल। सब गंदे गंदे काम करता है, गंदी गंदी बातें सोचता है। क्या होगा अब इसका? ड्राइंग की क्लास हो रही है। सर ने बोर्ड पर एक बोतल और एक प्लेट प्याला खींच दिया। बनाओ अपनी अपनी कॉपियों में। क्लास में शोर होने लगा। कोई किसी से रबड़ मांग रहा है तो कोई किसी से शार्पनर। कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया। चुप चुप करो,
थोड़ी थोड़ी देर बाद सारे पीरियड तक इसी तरह चिल्लाएंगे। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली शीशी। बोर्ड पर प्लेट प्याले की जगह मम्मी का चेहरा घूमने लगा। वह क्या समझता नहीं, मम्मी उसी पर शक कर रही हैं। करें, उसका क्या जाता है, उससे कहकर देखें। फिर बोर्ड पर बनी बोतल एकाएक डॉक्टर साहब की टांगों के बीच में आकर उल्टी लटक गई। छी छी, फिर वही सब बातें। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया था कि वह अब कभी ऐसी गंदी बातें नहीं सोचेगा, पर बात है कि फिर भी मन में आ ही जाती है। उसने उंगलियों का क्रॉस बनाया। अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। भूगोल की क्लास चल रही है। गंगा की यात्रा। गंगा हिंदुओं की पवित्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमालय पर्वत से गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। सर स्केल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगोत्री दिखा रहे हैं। पहाड़ी मार्ग में ही इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं, तो इसकी धारा मोटी और गति तेज हो जाती है। हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी मार्ग शुरू हो जाता है। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और सर ने स्केल से नक्शे में हरिद्वार दिखा दिया, पर नक्शे के हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उभरती है। गंगा तो आगे चली जाती है, पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है। नदी के किनारे कोई जगह है, पता नहीं कौन सी, पर वहीं फूफी आंखें मूंदे माला फेर रही हैं। बंटी झपट कर माला छीन लेता है। फूफी चिल्ला रही है, अरे बंटी भैया, पाप लगेगा, पूजा में विघ्न डालते हो, कैसे पापी हो। और बंटी आंखें मूंद कर माला फेरने लगा, जोर जोर से बोलकर, धर्मी करे धर्म, फल पापी को होए। फूफी उसके पीछे दौड़ती हैं। वह माला पानी में फेंकने लगता है कि अचानक माला सीसी में बदल जाती है। वह खड़ा खड़ा सीसी में से पानी में कुछ उलट रहा है। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली। लोगों का ऐसा विश्वास है कि संगम में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं। संगम कैसे जाया जाता होगा, वह भी एक बार जरूर जाएगा। बंटी का पाप भी जरूर धुल जाएगा। बंगाल में आकर इसका नाम हुगली हो जाता है। कलकत्ता इसके किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। कलकत्ता और ढेर सारे बंदरों के बीच उसे पापा का चेहरा दिखाई देने लगता है। पापा के तरह तरह के चेहरे। कितनी बार उसने सोचा, पर पापा को चिट्ठी नहीं लिखी। अच्छा, पापा ही लिख देते। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई हैं। वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए। अच्छा अरूप, बताओ गंगा कहाँ से निकली है। बंटी खड़ा हो गया। गंगा, नक्शा, हरिद्वार, फूफी, बंदर, पापा, संगम, जाने कितने नाम हैं, जाने कितने चेहरे हैं कि भीड़ सी लग जाती है और सब गड्ढमड हो जाते हैं एक के ऊपर एक, और पता नहीं लगता कि गंगा कहाँ से निकली। बंटी स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही मिली। अम्मी जोत नहीं लौटे थे और मम्मी अकेली ही थी। बंटी को अच्छा लगा। अकेली मम्मी हो तो घर भी अपना लगने लगता है। तुम आज कॉलेज नहीं गई मम्मी। नहीं बेटे, सब सामान जमाना था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने बंटी के हाथ से बस्ता ले लिया। कमरे में आया तो देखा जोत की और अम्मी की अलमारी के बगल में एक और लंबी सी अलमारी खड़ी है। देख बंटी, तेरे लिए अलमारी लगवा दी है। 2 खानों में तेरे कपड़े हैं और 2 में तेरे खिलौने। अब ठीक से रखना अपने अलमारी को। मम्मी इस समय कैसी लग रही हैं, टीटू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी वैसी ही। बंटी ने अलमारी खोली। दवाइयों की बदबू का एक भभका सा उड़कर आया। यह क्या, इसमें से कैसी दवाई दवाई की सी बदबू आ रही है। बंटी छिटक कर पीछे हट गया। कुछ नहीं बेटे, डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवाई है। 2-4 दिन में यह गमक उड़ जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी। घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। मम्मी एकदम पलट कर खड़ी हो गई। एक क्षण बंटी का चेहरा देखती रही, फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खींचकर पलंग पर बैठ गईं। क्या कह रहा है, ये आलतू फालतू सामान है। पता है डॉक्टर साहब के कितने काम की थी ये अलमारी, मैंने खास तौर से तेरे लिए खाली करवाई है। तू है कि तो क्यों खाली करवाई, दे दो डॉक्टर साहब की अलमारी उन्हें। बंटी और मम्मी एकाएक उसका चेहरा देख रही हैं। क्या है उसके चेहरे पर जो उसे देख रही हैं। एक बात कहूं बेटे, मानेगा। अब बंटी की आंखें मम्मी के चेहरे पर टिक गईं।
तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? बंटी चुप। आंखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई। बोल, कहेगा ना आपसे? नहीं, क्यों? मेरे पापा तो कलकत्ते में हैं। मम्मी एक क्षण चुप, चेहरा कहीं हल्के से सख्त आया। ठीक है, हैं, पर जोत और अमी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं। उनकी मम्मी मर गई हैं इसलिए कहते हैं, मैं क्यों कहूँ? मम्मी उसे देखते रहीं और वह भी मम्मी को देखता रहा। एक टक बिना नजर हटाए, बिना झिझके। इतने में पोर्ट्रिको में कार के रुकने की आवाज आई तो मम्मी बंटी के हाथ छोड़कर उठ पड़ी। ठीक है बंटी, जो तेरी समझ में आए कर। स्वर में सख्ती नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, शायद दुख था। जोत और अमी अपना अपना बस्ता उठाए गाड़ी से उतरे। बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? यह वाक्य कहीं से मन में कौंधा और डूब गया। आ गए तुम लोग? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखो, बंटी को भी रोक रखा है अभी तक। हाँ, बंटी तो है ही फालतू। अभी ये लोग घंटा भर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती बंटी को। बंटी को भूख थोड़ी ही लगती है। अरे बंटी भैया, तुम पहले कुछ खा लो, सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो यहाँ जी कलपता रहता है तुम्हारे मारे। उसे फूफी याद आ जाती है। मम्मी मेज लगाती हुई कैसी लग रही हैं? वहाँ तो बस एकदम प्रिंसिपल बनी रहती थी। ये लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है। वही हनुमान वाले लाल कपड़े पहन आया है अमी। लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का। ऐसी फालतू सी चीज उसे दे दी है तो मजाक नहीं उड़ाएंगे सब लोग? खाने की मेज पर बैठे कि कॉलेज का माली आ गया और जमीन तक झुककर सलाम किया। नमस्ते बंटी भैया, कैसे हो? हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उछलकर माली के पास आ खड़ा हुआ। माली दादा, कैसा है मेरा बगीचा? तुम ठीक से पानी तो देते हो ना? उस पीले गुलाब की कलियां खिलाई? कितनी बातें उसने पूछी हैं। मालिक क्या आया है जैसे उसके साथ बंटी का घर चला आया, बंटी का बगीचा चला आया। एक के बाद एक फूलों के नाम लिए जा रहा था। बंटी और उत्साह है कि जैसे मन में समा नहीं रहा है। माली, अब उससे भी अच्छा बगीचा यहाँ लगाओ बंटी के लिए। पहले यहाँ की सफाई करके खाद बार डाल दो, फिर जो गमले और पौधे ज्यों के त्यों आ सकें उन्हें वैसे ही ले आना। बाकी एकदम नहीं आएंगे पौधे। मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई, मैं अभी से कह देता हूँ। माली दादा, तुम बिल्कुल नहीं छूना। स्वर में आवेश भी था और आदेश भी। यह उसके अधिकार की सीमा है। तुमने कमरा नहीं दिया, लंबूतरी अलमारी लगा दी, बहुत चाहने पर भी वह जैसे कुछ बोल नहीं सका। पर उसका बगीचा, माली की गिजगिजी आंखों में से जैसे कुछ तैरने लगा। इसे बनाए न तू अपना बगीचा, इसे बनाए ना तू अपना बगीचा। मम्मी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे मनवार की। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये मेरा बगीचा। बीज और कलम लगा लगा कर बनाओ अपना बगीचा तो पता लगेगा कैसा बनता है बगीचा। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधे से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहाँ एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता। और फिर थरथराते गले से बोला, तुम एक बार आकर देख जाना बंटी भैया, तुम्हारे बगीचे को तो मैं जान से भी ज्यादा रखता हूँ। बंटी माली के हाथ से झूम गया। माली के हाथ को छूकर लग रहा है जैसे वह अपना बगीचा छू रहा है, उस पर हाथ फेर रहा है। कल परसों वह किसी दिन जरूर जाएगा। मम्मी जब तक बताती रहीं कि यहाँ क्या क्या करना होगा, बंटी वैसे ही उसके हाथ पर झूलता रहा। जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया। कल फिर आना माली दादा, रोज आया करना। और जब तक माली देखता रहा, बंटी उधर ही देखता रहा। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाभारत छिड़ गई। अमी अपनी मेज पर से बंटी की किताबें उठा उठा कर फेंक रहा है और चिल्ला रहा है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? यह मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज। ए अमी, क्या पागलपन कर रहा है? मम्मी ने तेरी किताबें मेरी मेज पर रख दी हैं, यहाँ बैठकर पढ़ ले। पर जोत अमी को रोकती रोकती इतने में बंटी घुसा और ले ले और फेंक मेरी किताबें और फेंक। और अमी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई जमीन पर लौट आई और फिर दोनों गुद गए। घूंसे मुक्के बंटी ने खींच खींच कर दो थप्पड़ जड़े
तो अम्मी जोर से चीखा और बंटी की बाह पर दांत भरकर काट लिया। मार डाला रे। मम्मी दौड़ी हुई आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने झपट कर दोनों को अलग किया। बिना कुछ किए ही जोत एक ओर को अपराधी सी खड़ी हो गई। मैं मारूंगा इसको, मारूंगा, देखो क्या किया है इसने। और गुस्से से कांपते हुए बंटी ने अपनी बाह आगे कर दी। दो दांत मांस के भीतर तक गड़ गए थे और खून छलक आया था। अम्मी, यह क्या किया तूने? इस तरह काटते हैं बड़े भैया को? मम्मी ने बहुत सख्त आवाज में कहा। अम्मी रोता जा रहा है और घूर घूर कर बंटी को देखता जा रहा है। बस हो गया नाटना, लगाती ना थप्पड़। अभी वह ऐसे काट लेता तो। बंसीलाल अम्मी को बाहर ले गया तो मम्मी ने बहुत प्यार से बंटी को बाह में भर लिया। चल टिंचर लगा देती हूँ। नहीं लगाना मुझे टिंचर, मुझे कुछ नहीं करवाना। पता नहीं उसकी आवाज में गुस्सा था या दुख कि मम्मी की आंखें छल छल आईं। चल बेटे, शाम को डॉक्टर साहब से डांट पड़वाऊंगी अम्मी को। हाँ, डॉक्टर साहब से डांट पड़वाओगी, जैसे खुद नहीं डांट सकती थी ना। और बंटी हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने टिंचर भी नहीं लगवाया। उस रात बंटी ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डांटा, कान खींचा, बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी मेज बनकर आ जाएगी, एकदम नई और इन सबसे बढ़िया। पर बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं। तुम तो बहुत जिद्दी हो यार। डॉक्टर साहब लौट गए और जाने कैसे पापा आकर बैठ गए। तुम आकर साथ कलकत्ता चलोगे बंटी? खूब घुमाऊंगा फिराऊंगा। वह कल ही पापा को चिट्ठी लिखेगा। बंटी बस के लिए खड़ा है। रोज की तरह डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं पर वह किसी भी तरफ नहीं देख रहा। रात वाला गुस्सा अभी भी भरा है मन में। सवेरे उसने किसी से बात नहीं की। अब वह किसी से नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सामने लगे लाल त्रिकोण में घूर घूर कर देख रहा है बंटी। डॉक्टर साहब के शब्द तैर जाते हैं। इस देश में तो 3 भी नहीं, 2, बस 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। अब तू कार में क्यों नहीं आता यार? अमी और जोत की अलमारियां, ये लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है। अमी और जोत की मेज किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज, ये मेरी है। अपना अपना बस्ता लिए कार में बैठे हुए अमी और जोत सर्र से निकल जाते हैं, सर्र से घुस आते हैं। ड्राइवर जाओ, डॉक्टर साहब को ले आओ। ड्राइवर जाओ, कॉलेज से मेम साहब को ले आओ। बस फालतू बस बंटी फालतू बंटी बस के लिए खड़ा है। धन्यवाद। आगे के पार्ट को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।